हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 21 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट पार्ट नंबर 3। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अब फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए, 22 जनवरी से प्रेप आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है। ये एक पेड कोर्स है। ओके, एक पेड कोर्स है और दिस कोर्स इज कंप्लीटली अलाइंड विद दिस फ्री क्रैश कोर्स। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है पॉलिटी की और बाकी सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ से आप आराम से कर पाएंगे। एंड क्योंकि आप यहाँ से रिवाइज भी कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलराइट, अब देखो, अगर आपको हमारे ये कोर्सेज पसंद आते हैं, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना न भूलें। और बस यही सपोर्ट, यही प्यार हमें आपसे चाहिए और यही हमें मोटिवेट करता है कि और अच्छा करें आप लोगों के लिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी ऑर्डिनरी बिल्स की, कि उस केस में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है। तो उस केस में लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास इक्विवेलेंट पावर्स होती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे मनी बिल्स की, कि मनी बिल्स में किस तरह से प्रोसीजर होता है। बट उसको समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के फंड्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, टोटल 3 कैटेगरीज हैं। आर्टिकल 266 में 2 फंड्स दिए हुए हैं और 267 में अगला दिया हुआ है। तो पहला फंड होता है द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकेंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड वन इज द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए, फंड का मतलब क्या है? एक बैंक अकाउंट समझ लो, जैसे अपना होता है ना बैंक अकाउंट, तो उसमें पैसा आप डिपॉजिट भी करवाओगे और उससे विड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, तो ये चीज दिमाग में रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 266, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर सीएफआई, इसको सीएफआई बोलते हैं। अब देखो, ये जो फंड है ना, इसमें पैसा कहां से आएगा? ऑल रिवेन्यूज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपकी जो इनकम है ना, वो सब इस अकाउंट में जाएगी। ऑल रिवेन्यूज, जो भी लोन आप रेज कर रहे हो, ठीक है, वो सब पैसा भी इसी अकाउंट में जाएगा। एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है, आपने किसी को लोन दिया, अब वो आपको रीपे कर रहा है, तो वो सारा पैसा भी इसी अकाउंट में जाएगा। तो ये तो इनकम साइड हो गई, डिपॉजिट हो गया, है ना। इसके अलावा देखिए, ऑल द लीगली ऑथोराइज पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस पेमेंट। मीन्स पैसा यहां से निकाल भी सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट देखिए, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री लॉ, आप इस फंड से पैसा नहीं निकाल सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। तो आपको एप्रोप्रिएशन लॉ लेके आना पड़ेगा, तभी आप इस फंड से पैसा निकाल सकते हो। तो विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इस फंड से पैसा निकाल पाए। ओके, सो दिस इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सेकंड आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो जनरली जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो वाला पैसा यहां पे होता है, ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शैल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो जो हमने देखा था सीएफआई में, उसके अलावा, ठीक है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स हो गए, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स हो गए,
जुडिशियल डिपॉजिट्स हो गए, वो सब यहीं पे जाते हैं, ठीक है, वो सब यहीं पे जाते हैं। एंड देखिए सीएफआई में क्या था, आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना है पैसा निकालने के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ओके, तो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के भी आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ओके। अब थर्ड आता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मीन्स मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, आपको पैसा चाहिए इमीडिएटली, तो इस फंड से आप विड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश अ कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ओके। और फिर 1950 में एक्ट आता है, इसको लाया जाता है, प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए फर्स्ट में क्या था, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, सेकंड में क्या था, एग्जीक्यूटिव एक्शन, और यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है कोई इमरजेंसी सिचुएशन में इस अकाउंट से आपको पैसा एडवांस दे सकते हैं, ठीक है, पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट, ओके। दिस इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई इस पे किसके पास पावर है, किसकी अथॉरिटी है, पार्लियामेंट की, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ओके। तो ये तो हो गए तीनों तरह के फंड। अब हम बात करते हैं कि मनी बिल के केस में व्हाट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। बट पहले ये तो पता कर लो कि मनी बिल क्या होता है। तो देखिए आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। भाई मनी बिल वो होंगे जो केवल और केवल मनी मैटर्स से रिलेटेड होते हैं। और वो कौन से मैटर्स होंगे, ये आर्टिकल 110 में बताए गए हैं। तो केवल इन्हीं पे मनी बिल हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, इसके अलावा नहीं होने चाहिए। जैसे कि कोई टैक्स आप इम्पोज कर रहे हो, उसको अबोलिश कर रहे हो, ठीक है, उसको अल्टर कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, तो वो मनी बिल होगा। दिस इज द फर्स्ट केस। देन रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर पैसा बोरो कर रही है, उसका रेगुलेशन, तो ये भी एक मनी बिल माना जाएगा। देन कस्टडी ऑफ सीएफआई और कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक मनी बिल होगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ सीएफआई, अगर आपको सीएफआई से पैसा निकालना है तो वो एक मनी बिल होगा। जो एप्रोप्रिएशन जो बिल होते हैं ये मनी बिल होते हैं, ओके। देन डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन सीएफआई, हम देखेंगे होता क्या है, बट ये भी एक मनी बिल होगा, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ सीएफआई और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी एक मनी बिल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये केवल मनी मैटर से ही डील कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली। तो आर्टिकल 110 मनी बिल। देन एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ मैटर्स स्पेसिफाइड अबव, और यही कंट्रोवर्सी होती है, उसमें हमें नहीं जाना है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इतना ही काफी है, ओके। अब बात करते हैं कि क्या एक्सेप्शंस है। अ बिल इज नॉट टू बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल, ठीक है, तीन कंडीशन दी हुई है। अगर आप फाइन या पेनल्टी इंपोज कर रहे हो, टैक्स नहीं, फाइन या पेनल्टी, वो नहीं माना जाएगा। द डिमांड और पेमेंट ऑफ फी फॉर लाइसेंसेज, वो भी नहीं माना जाएगा। और टैक्सेस बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पजेज, उसको भी मनी बिल नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये तीन केसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, ओके। अब देखो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा उनका डिसीजन फाइनल है, ठीक है। द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज फाइनल, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीकर डिसाइड करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है, क्योंकि इसका प्रोसीजर डिफरेंट होता है, ओके। हिज डिसीजन इन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इवन द प्रेसिडेंट, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो
जब मनी बिल लोकसभा से पास होगा ना, तब भी स्पीकर उसको इंडोर्स करते हैं कि भाई दिस इज मनी बिल। और जब वो बिल ट्रांसमिट हो रहा है प्रेसिडेंट को, उस केस में भी स्पीकर इंडोर्स करेंगे कि भाई दिस इज मनी बिल, क्योंकि प्रेसिडेंट और राज्यसभा दोनों की लिमिटेड पावर्स हैं इन केस ऑफ मनी बिल। ओके, अब देखो प्रोसीजर क्या है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो मनी बिल के केस में एज कंपेयर टू लोकसभा, राज्यसभा की पावर्स कम है। ओके, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मींस एक गवर्नमेंट बिल होगा। ओके, एवरी सच बिल इज गवर्नमेंट बिल, ओनली मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस। ये सब क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में। ओके, आफ्टर ए मनी बिल इज पास्ड बाय लोकसभा, मुझे बताओ कौन सी मेजोरिटी यहां पे यूज होगी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन। बट यहां पे जो राज्यसभा है उसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स होती हैं, ठीक है। आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, आप अमेंड नहीं कर सकते हो, आप केवल रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। और देखिए ये डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर कि वो जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। ओके, अब देखिए 14 डेज के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, 14 डेज के अंदर राज्यसभा, ठीक है। और 14 डेज के अंदर आपको बिल को रिटर्न करना पड़ेगा विद और विदाउट रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है राज्यसभा के ऊपर। अब जो लोकसभा है वो आपकी रिकमेंडेशन मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। एंड मान लो राज्यसभा ने 14 डेज तक बिल रिटर्न नहीं किया, तो माना जाएगा कि आपने पास कर दिया है। ओके, सो सारी पावर्स यहां पे देखा जाए तो लोकसभा के पास है। ओके, अब देखो जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उनके पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप या तो असेंट दोगे या असेंट विदहोल्ड कर लोगे, या तो हाँ बोलो या ना बोलो, लेकिन आप रिटर्न नहीं कर सकते हो फॉर रिकंसिडरेशन, क्योंकि भाई पैसे का मामला है, इमरजेंसी होती है। जल्दी बताओ कि आप दोगे कि नहीं दोगे। अगर नहीं दोगे तो हम कहीं और से अरेंज करेंगे, ये इसका पर्पज होता है। बट देखो जनरली होता क्या है कि सिंस प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो हाँ बोल देते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट मनी बिल, दिस इज अबाउट मनी बिल। अब देखो ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑर्डिनरी बिल मनी बिल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यहाँ पे केवल लोकसभा में कर सकते हो। ऑर्डिनरी बिल कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, जबकि मनी बिल ओनली अ मिनिस्टर। ऑर्डिनरी बिल में आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है, बट यहां पे चाहिए होती है। ऑर्डिनरी बिल में जो राज्यसभा है वो मना कर सकती है, अमेंड कर सकती है, बट इन केस ऑफ मनी बिल आप अमेंड नहीं कर सकते हो, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, एंड विद इन 14 डेज आपको रिटर्न करना होगा। जबकि इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल ये होता है 6 मंथ, ठीक है। इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, यहां पे 14 डेज का होता है। ऑलराइट, देन ऑर्डिनरी बिल के लिए स्पीकर का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, जबकि यहां पे चाहिए होगा। ओके, अब जब प्रेसिडेंट को भेजा जा रहा है तो वहां पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन यहां पे केवल 2 ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर मनी बिल आपका डिफीट हो गया तो इट लीड्स टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि जो ऑर्डिनरी बिल है वहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता है। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी है फाइनेंशियल बिल्स, इन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई फाइनेंशियल बिल्स वो होते हैं जो कि फिजिकल मैटर्स से डील करते हैं, मींस रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो
जो फिस्कल मैटर्स हैं उनसे डील किया जाएगा बाय फाइनेंशियल बिल्स, और ये 3 तरह के होते हैं: मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1, फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द मनी बिल्स दे आर फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, क्योंकि और भी कैटेगरी हैं। तो मनी बिल हुए आर्टिकल 110 में, एंड फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1 टाइप 2 ये कहां पे मेंशन्ड है? आर्टिकल 117 117 में दिया हुआ है। तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑल द मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, ऑल द फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की। तो भाई कौन से मैटर्स होंगे जहां पे आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो? देखो, आर्टिकल 110 का कोई मैटर होगा, बट अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। तो एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 110 नहीं है, उसके साथ कोई दूसरा मैटर भी होना चाहिए ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, तब उसको कहा जाएगा फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1। क्योंकि अगर एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 110 है तब तो मनी बिल हो गया। ओके, अब देखो इसमें क्या इसके फीचर्स हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, सिमिलर टू मनी बिल, एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट मींस गवर्नमेंट बिल होगा। तो ये 2 सिचुएशन है, बाकी सिचुएशन में सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल। अब देखो मुझे ये बताओ कि मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है क्या? भाई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बस आपको 14 डेज का वेट करना है, क्योंकि डेडलॉक तो होगा ही नहीं, राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1 जॉइंट सिटिंग हो सकती है, क्योंकि अब ये ऑर्डनरी बिल हो गया है। केवल 2 ही स्पेशल फीचर्स हैं, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। इसके अलावा सिमिलर टू सिमिलर टू सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल। तो यहां पे जो राज्यसभा है वो रिजेक्ट कर सकती है, वो अमेंड कर सकती है। ओके, अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की। तो सारे ऑलमोस्ट सारे मैटर्स में इट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल, बट केवल एक स्पेशल फीचर होता है, वो देखेंगे। तो भाई कंटेन्स प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110, ठीक है। तो CFI से एक्सपेंडिचर के मैटर्स होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 110। ओके, तो वो होंगे फाइनेंशियल बिल टाइप नंबर 2। तो इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल इन ऑल द रिस्पेक्ट। केवल एक स्पेशल फीचर होता है कि इट कैन नॉट बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड टू दैट हाउस टू कंसिडर द बिल। तो जब तक प्रेसिडेंट आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई इसको कंसिडर कर लो, तब तक आप उसको पास नहीं करोगे। केवल ये एक स्पेशल फीचर है, बाकी सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल। जो राज्यसभा है वो अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, जॉइंट सिटिंग भी यहाँ पे हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, आर्टिकल नंबर 108। देखिए हमें पता है कि बिल एक्ट कब बनता है? जब दोनों हाउस जो है अप्रूव करें और प्रेसिडेंट हाँ बोल दें। अब देखो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि जो दोनों हाउस हैं वो अप्रूव कर रहे हैं, उनके बीच में डेडलॉक हो सकता है। तो उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए द सोल्यूशन इज जॉइंट सिटिंग। ओके, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन 2 हाउसेस। अब भाई डेडलॉक कब हो सकता है? भाई मान लो कि लोकसभा ने बिल पास किया, पर जो राज्यसभा है उन्होंने मना कर दिया, इन्होंने अमेंड कर दिया, बट वो जो अमेंडमेंट है इन्होंने मना कर दिया, या पेंडिंग रखा हुआ है 6 मंथ के लिए। तो इन सब केसेस में जो है डेडलॉक आ सकता है। तो इसको रिजोल्व करने के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? कैन समन जॉइंट सिटिंग, कैन समन जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल। तो दोनों हाउस एक साथ मीट करेंगे, जॉइंट सिटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो
ये जो जॉइंट सिटिंग है ये ऑर्डिनरी बिल के लिए एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल बिल्स के लिए एप्लीकेबल है, टाइप 1 टाइप 2। मनी बिल में नहीं है क्योंकि यहां तो डेडलॉक होगा ही नहीं। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स होते हैं वहां पे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां तो लिखा हुआ है साफ साफ कि दोनों हाउस को सेपरेटली पास करना है, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। ओके, अब देखो यहां पे एक कंडीशन है, इफ द बिल हैज ऑलरेडी लेप्स्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तब जॉइंट सिटिंग समन नहीं हो सकती है, हमने देखा था। बट यहां पे एक पेंच है, वो पेंच क्या है, देखो अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई हमारा इंटेंशन है जॉइंट सिटिंग का, ठीक है, बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तब फिर जॉइंट सिटिंग होगी। कैन बी हेल्ड इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन सच ए सिटिंग। ओके, अब देखो जब प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं इंटेंशन तो फिर जो है जॉइंट सिटिंग होगी एंड नन ऑफ द हाउसेस कैन प्रोसीड फर्दर विद द बिल। अब इसको कौन प्रिसाइड करेगा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा वो प्रिसाइड करते हैं, अगर वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, और अगर ये भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहां पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करेंगे क्योंकि वो मेंबर नहीं होते हैं। और अगर मान लो डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय मेंबर्स प्रेजेंट एट द जॉइंट सिटिंग। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो मोशन ऑफ थैंक्स है उसमें प्रेसिडेंट दोनों हाउस को एक साथ एड्रेस करते हैं, तो क्या वो जॉइंट सिटिंग होगा क्या, नहीं, वो जॉइंट सिटिंग नहीं है क्योंकि जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर, ना कि प्रेसिडेंट। तो वो जॉइंट सिटिंग नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो क्योंकि क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा नंबर्स हैं और जॉइंट सिटिंग में जो बिल पास होगा मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो चांसेस क्या होते हैं कि लोकसभा का जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा क्योंकि उनके पास ज्यादा नंबर्स हैं। ओके, तो ये होता है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अब देखो, हाँ यहाँ पे कोरम कितना होता है, कोरम इज 1/10, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टू हाउसेज। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा इसका 1/10 कोरम हो जाएगा। एंड द जॉइंट सिटिंग इज गवर्न बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा नॉट राज्यसभा। तो भाई इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स है, जो राज्यसभा है उसके पास कम पावर होंगी। ओके, अब देखो जॉइंट सिटिंग के टाइम पे न्यू अमेंडमेंट्स टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज्ड। आप नया अमेंडमेंट नहीं लेके आ सकते हो, बट यहां पे दो एक्सेप्शंस हैं। पहला क्या है, दोज अमेंडमेंट्स दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेज, तो उनको आप अमेंड कर सकते हो। एंड दूसरा, क्योंकि डिले हो गया है तो दोज अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव कम बिकम नेसेसरी ड्यू टू डिले इन द पासेज ऑफ द बिल। तो ये दो केसेस हैं जहां पे आप अमेंडमेंट ला सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट परमिसिबल। ओके, तो ये हो गया है जॉइंट सिटिंग। अब देखो ये इतना कोई कॉमन चीज नहीं है, काफी रेयर चीज है, केवल 3 बार ऐसा हुआ है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। ठीक है, तो ये काफी रेयर एक इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे और वो क्या है, बजट। बजट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इसके बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा होगा कहाँ पे, इकोनॉमिक्स में, और नहीं तो हम लोग करवाएंगे। तो बजट क्या होता है भाई, बजट क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए फाइनेंशियल ईयर, दिस इज बजट। आर्टिकल नंबर 112 उसमें इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेट मीन्स कितना पैसा आएगा और कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, इसका जो स्टेटमेंट होता है उसको हम कहते हैं बजट। ओके, अब देखो बजट समझने से पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज चार्ज एक्सपेंडिचर। अब देखो
दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। पहला होता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द सीएफआई। अब देखो, जो एक्सपेंडिचर चार्ज होगा तो पार्लियामेंट उस पर वोटिंग नहीं कर सकती है, जो दिया है वही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। पार्लियामेंट केवल डिस्कस कर सकती है, ठीक है, कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल आपके पास नहीं होगा। ये कहां कहां होता है हम देखेंगे। दूसरा, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम सीएफआई। तो जो मेड है ना, वहां पे वोटिंग होगी, वहां पे वोटिंग होगी, वो वोटेबल पार्ट होगा। बट जो चार्ज है वो वोटेबल पार्ट नहीं होता है। लोकसभा में वोटिंग नहीं होगी उस पार्ट के ऊपर, केवल डिस्कशन हो सकता है, ओके। तो भाई ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, ये कहां कहां पे देखा हमने, काफी जगह देखा, जैसे कि प्रेसिडेंट के अलावेंसेस, एमुलमेंट्स, ये चार्ज होते हैं। आप केवल डिस्कस कर सकते हो, वोटिंग नहीं कर सकते हो। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनकी सैलरी अलावेंसेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पेंशन, सैलरी अलावेंसेज, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन। यहां पे सैलरी क्यों नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यहां पे सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट वो क्यों मेंशन नहीं है। सीएजी, यूपीएससी, इनके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इनकी सैलरी, अलावेंसेज, पेंशन सब चार्ज होती हैं, ओके। और ये क्यों होता है, ताकि इनकी इंडिपेंडेंस आप सिक्योर कर सको। भाई आप धमकी नहीं दे सकते कि तुम्हारी सैलरी में कम कर दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर बजट। देखिए, प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड। आपने देखा होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट ले करती हैं, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में, ठीक है। देन नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको पैसा चाहिए होता है काम करने के लिए फाइनेंशियल ईयर में, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ग्रांट है, डिमांड फॉर, उनको पैसा चाहिए होता है। तो नो डिमांड फॉर ग्रांट शेल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। नो मनी शेल बी विड्रॉन फ्रॉम द सीएफआई एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। इसके अलावा देखिए, नो मनी बिल इंपोजिंग टैक्स शेल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये केवल लोकसभा में ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये गवर्नमेंट बिल होगा, हमने देखा था, ओके। इसके अलावा नो टैक्स शेल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। तो बिना लॉ के कोई भी टैक्स जो है ना, न तो लेवी किया जाएगा न ही कलेक्ट किया जाएगा। पार्लियामेंट टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, अबोलिश कर सकती है, ओके। अब देखो, अब मनी बिल और फाइनेंस बिल, तो देखिए हमने ही देखा था कि जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो एक मनी बिल है, जो फाइनेंस बिल है वो भी एक मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल अलग होता है, ठीक है। फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल भी एक मनी बिल होता है, तो इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है। अब देखो, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, मींस मिनिस्ट्री को जो पैसा चाहिए होता है, तो इस पे वोटिंग होती है कि अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड। बट इसमें राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है, वो केवल डिस्कस कर सकती है, बट वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। इट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा ओनली, ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। तो आप देख सकते हैं कि मनी मैटर्स में जो राज्यसभा है उसकी पावर्स काफी कम है एज कंपेयर टू लोकसभा, ओके। और क्या है देखते हैं। देखो, टोटल 5 स्टेज होती हैं जब बजट इनेक्ट होता है। तो फर्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करती हैं, ठीक है, लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, ठीक है। दोनों हाउस में डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन। बट इस फेज में
वोटिंग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई कट मोशंस आप पास नहीं कर सकते हो, केवल जनरल डिस्कशन होता है। अब थर्ड स्टेज आती है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। भाई इसमें क्या होता है वो देखते हैं। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, पासेज ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड पासेज ऑफ फाइनेंशियल बिल। अच्छा, टोटल 6 स्टेज हो गई है, ठीक है, पासेज ऑफ फाइनेंस बिल। तो स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज ये देख लेते हैं। देखिए टोटल 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं। तो मिनिस्ट्री वाइज जो उनको फंड चाहिए, जो ग्रांट चाहिए, उसको डिमांड करते हैं, दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट। अब ये जो डिमांड फॉर ग्रांट है, इसको कौन एग्जामिन करेगा, इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा, दीज 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, ओके, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद जो भी इनकी रिपोर्ट है वो सबमिट कर देंगे बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन, ओके। तो ये इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसके बाद देखिए जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, अब उस पर वोटिंग होगी, ठीक है, अब उस पर वोटिंग होगी। अब देखो ये केवल और केवल लोकसभा का ही प्रिविलेज है वोटिंग करना, जो राज्यसभा है वो केवल डिस्कस कर सकती है, ओके। सो लोकसभा टेक्स अप वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट, ठीक है, मिनिस्ट्री वाइज डिमांड प्रेजेंट की जाती है, एंड जैसे ही वोटिंग हो गई, अप्रूवल हो गया, तो वो पैसा मान लो आपको मिल गया। हालांकि एक्ट बनाना पड़ेगा, बट लोकसभा का अप्रूवल हो गया, ओके। दिस इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा, ओके। बट देखो जो वोटिंग है ना वो केवल वोटेबल पार्ट पे ही होती है। मीन्स जो एक्सपेंडिचर चार्ज होगा उस पर आप वोटिंग नहीं कर सकते हो, आप डिस्कस कर लो, ठीक है, आप डिस्कस कर लो, ओके। ईच डिमांड इज वोटेड सेपरेटली बाय लोकसभा, ठीक है, मिनिस्ट्री वाइज होगा। एमपी दे कैन डिस्कस द डिटेल्स ऑफ बजट एंड कैन ऑल्सो मूव मोशंस टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट। तो भाई अब इस स्टेज पे आप मोशंस भी पास कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, कट मोशन, क्या बोलते हैं, कट मोशन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या है। देखिए जैसे मान लो एक मिनिस्ट्री है, कोई भी मान लो, इसको मान लो कि 1000 करोड़ रुपीज चाहिए किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, बट जो एमपीज हैं वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं ये तो चीज़ सही नहीं है, इसको कट करो। तो दिस इज कट मोशन। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, लाइक पॉलिसी कट, मीन्स जो आपकी पॉलिसी है वो हमें पसंद नहीं आई, डिस अप्रूवल ऑफ द पॉलिसी, ठीक है, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 1 रुपए, 1 रुपए का अमाउंट होगा। मीन्स ये पॉलिसी किसी काम की नहीं है और हम इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। मेंबर्स कैन ऑल्सो एडवोकेट अल्टरनेट पॉलिसी, ये होता है पॉलिसी कट। दूसरा है इकोनॉमिक कट। भाई 1000 करोड़ रुपए तो ज्यादा है, आप 400 करोड़ रुपए ले लो, तो दिस इज इकोनॉमी कट मोशन। अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है। और तीसरा होता है टोकन कट, यार हमारी बात ही रख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 100 रुपीज से रिड्यूस कर देंगे डिमांड को। अब देखो अगर कोई भी कट मोशन पास होता है तो इसका मतलब यह है कि आपको रिजाइन देना पड़ सकता है, तो कॉन्फिडेंस आपको लेना पड़ेगा हाउस का। बट जनरली ये जो कट मोशंस होते हैं ये इंट्रोड्यूस होते हैं, इन पर डिस्कशन होता है, लेकिन पास नहीं होते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी होती है हाउस में, ओके। सो दिस इज कट मोशंस। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन बिल की। हमने देखा था कि जो भी आपको पैसा निकालना है सीएफआई से, तो आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है, बिकॉज नो मनी शेल बी विड्रॉन फ्रॉम सीएफआई एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, ओके। अब देखो आपको पैसा क्यों चाहिए, एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर है, पैसा तो आपके पास होना ही चाहिए, और जो ग्रांट्स आपने अप्रूव करी हैं वो पैसा देना भी तो पड़ेगा मिनिस्ट्री को, तो इसके लिए आपको अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा ताकि अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आप अप्रूव कर सको, ओके। अब देखो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है ये एक मनी बिल होता है, ओके,
एंड जब इसको अप्रूव किया गया, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, तब ये बन जाएगा एप्रोप्रिएशन एक्ट और अब आप पैसा निकाल सकते हो। पर देखो होता क्या है, इस सब प्रोसेस में टाइम लग जाता है, ठीक है, और अप्रैल एंड आ जाता है, बट आपको तो पैसा 31 मार्च के बाद ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट रन करनी है, स्कीम चलानी है, पैसा कहां से आएगा। तो कॉन्सेप्ट है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। क्या आप एडवांस ले सकते हो क्या, समझ लो एडवांस, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन देता है, ठीक है। अ प्रोविजन हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन empowering the Lok Sabha to make any grant in advance through a vote on account to enable the government to carry on until the voting of demand for grants and passing of appropriation bill, finance bill। तो जब तक प्रोसेस चल रहा है, आपको पैसा तो चाहिए ना, तो आप एडवांस ले सकते हो, ठीक है। तो 2 महीने के लिए आपको मिलता है, ठीक है, फॉर ए सम इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर एंटायर ईयर। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 महीना, 2 months एंड 1/6 ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इस चीज को ध्यान रखना, ओके, इस चीज को ध्यान रखना। एंड एज ए कन्वेंशन, वोट ऑन अकाउंट इज ट्रीटेड एज ए फॉर्मल मैटर एंड पास्ड बाय लोकसभा विदाउट एनी डिस्कशन। भाई ये तो पैसा आपको चाहिए, तो वो पास हो जाता है, ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, सीएफआई से आपको पैसा निकालना है, बट इनकम कहां से होगी, तो अब फाइनेंस बिल पास किया जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनेंस बिल है वो इनकम साइड को लीगलाइज करता है एंड बजट के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ओके। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं, कितना टैक्स लगेगा, पैसा कहां से आएगा, उन सब का अप्रूवल होता है थ्रू फाइनेंस बिल। ये भी एक मनी बिल है, ठीक है। यहां पे आप अमेंडमेंट जो है वो मूव कर सकते हो। देखिए, इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल आप अमेंडमेंट मूव नहीं कर सकते हो अगर अमाउंट वेरी कर रहा है या अमाउंट कहां पे यूज करना है, जो डेस्टिनेशन है वो चेंज हो रही है, तो ओके, ये बात ध्यान रखना। फाइनेंस बिल में आप अमेंडमेंट ला सकते हो, बट यहां पे कंडीशन है कि इट मस्ट बी इनेक्टेड विद इन 75 days। मीन्स पार्लियामेंट इसको पास कर दे, प्रेसिडेंट हाँ भी कह दे, तो 75 डेज में आपको करना होगा। भाई पैसा तुरंत चाहिए होता है इसलिए, ओके। सो दिस इज पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, क्लियर है। अब देखो, जो पैसा आपको मिला है थ्रू बजट, हो सकता है कि ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन या जो पूरा साल भर है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशन आ सकती है कि आपको और पैसा चाहिए, तो अदर ग्रांट्स का प्रोविजन भी होता है, ठीक है। जैसे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट, तो ये कब ग्रांट होगी, जब अमाउंट ऑथोराइज बाय पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट। मान लो आपको एक स्कीम लेके आनी थी, कोई योजना है, उसके लिए आपने 100 करोड़ रुपए पास किए थे, बट ऐसा लग रहा है कि भाई दिस इज इनसफिशिएंट, और पैसा चाहिए, तो दिस इज सप्लीमेंट्री ग्रांट, दिस इज सप्लीमेंट्री ग्रांट, ओके। नेक्स्ट वन इज एडिशनल ग्रांट। देखो, इट इज अ ग्रांट नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस। तो कोई नया योजना आपको लॉन्च करनी है, कोई नई सर्विस आप लेके आ रहे हो जो बजट में नहीं थी, ठीक है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा, तो दैट इज एडिशनल ग्रांट, ओके। इट इज ग्रांटेड व्हेन अ नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस, ओके। देन एक्सेस ग्रांट। भाई आपको 100 करोड़ रुपए दिए थे किसी स्कीम के लिए, आपने 120 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए, तो 20 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, तो दिस इज एक्सेस ग्रांट। तो इट इज ग्रांटेड व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ग्रांटेड, ठीक है। इट इज वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। बट देखो यहां पे स्पेशल फीचर क्या है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी वो इसको अप्रूव करती है, ठीक है। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज एक्सेस ग्रांट,
अगला आता है वोट ऑफ क्रेडिट। ये तो होता है ब्लैंक चेक। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रांट ब्लैंक चेक होता है? इट इज वोट ऑफ क्रेडिट। तो भाई कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई है, ठीक है, जो इनडेफिनेट है, तो आपको वोट ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, ग्रांट, ठीक है। एक ब्लैंक चेक है गिवन टू द अथॉरिटी टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा। ओके, देन exceptional grant, it is granted for special purpose and forms no part of current service of any फाइनेंशियल ईयर। तो स्पेशल पर्पस के लिए ये ग्रांट जो है आपको मिल सकती है। देन टोकन ग्रांट। देखो टोकन ग्रांट क्या होता है? इट इज ग्रांटेड व्हेन फंड्स टू मीट द प्रपोज एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपको कहीं पे पैसा खर्च करना है नई सर्विस पे, बट वो जो पैसा है ना, कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन। मान लो आपको 20 करोड़ रुपए चाहिए किसी नई सर्विस के लिए, कोई एक स्कीम थी, उसके लिए 120 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए थे, बट 100 करोड़ ही खर्च हुए, 20 करोड़ अवेलेबल है, तो आप यहां से ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड रीअप्रोप्रिएशन। तो अ डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ ए टोकन सम 1 रुपए is submitted to the vote of the Lok Sabha and if assented funds are made available। तो यहां पे आप रीअप्रोप्रिएशन कर रहे हो, तो एडिशनल खर्चा यहां पे नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। इंपॉर्टेंट है, देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पीपी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए जो पार्लियामेंट, उसके मेंबर्स, उसकी कमिटीज जो हैं, उनके पास कुछ राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज होती हैं, ठीक है, विदाउट विच दे कैन नॉट डिस्चार्ज देयर फंक्शंस। भाई आपको इंडिपेंडेंटली एक्ट करना है, आपको इफेक्टिवली एक्ट करना है, तो इसके लिए कुछ राइट्स आपके पास होने चाहिए, कुछ इम्यूनिटीज आपके पास होनी चाहिए, और वो होती हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब देखो यहाँ पे बेसिकली इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, बट इनके पास ये प्रिविलेज नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्रोसीडिंग्स, उनके पास होंगे, लाइक मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, उनके पास भी ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो सोर्सेस क्या है, कहां से मिलते हैं? तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आर्टिकल 105, 194 यहां पे दिए हुए थे, और केवल दो ही प्रिविलेज आपको मिलते थे। वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकेंड वन इज राइट टू पब्लिकेशन। ये क्या होता है देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 क्या कहा गया? अदर प्रिविलेजेस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनटिल डिफाइंड बाय पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट डिफाइन नहीं करेगी वो कौन से होंगे? दे हेड ऑन द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट, दैट इज 20th जून 1979। तो 20 जून 1979 को जो प्रिविलेज होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में वही रहेंगे। और क्या थे तब? तब ये प्रोविजन था कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन है उसके पास जो प्रिविलेज हैं वही रहेंगे, ठीक है। तो दिस वाज मेंशन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास जो प्रिविलेज हैं वही प्रिविलेज अवेलेबल रहेंगे। बट ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ये हम हटाना चाहते थे इसका रेफरेंस, तो उसके लिए हमने क्या किया, 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और उसका नाम उड़ा दिया, और क्या कहा? विच दे हैड ऑन द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट अंटिल डिफाइंड बाय पार्लियामेंट। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है, कि इनको डिफाइन नहीं किया गया है, इनको कोडिफाई नहीं किया गया है, तो फिर इनका मिसयूज भी होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब भाई इट शुड बी नोटेड दैट द पार्लियामेंट टिल नाउ हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ, ठीक है, तो कोडिफाई नहीं किए गए हैं। व्हाट आर द सोर्सेज? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, कन्वेंशंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो दीज आर द 5 सोर्सेज जहां से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपको मिलते हैं। ओके, बट दे आर नॉट कोडिफाइड, मींस
कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि भाई ये हमारे प्रिविलेज होंगे। अब एक कौन कौन से प्रिविलेज होते हैं, एक तो होते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जो कि एमपीज को एज एन इंडिविजुअल अवेलेबल है, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। तो भाई अगर सेशन चल रहा है तो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ सेशन, तो इससे पहले 40 डेज और इसके बाद 40 डेज। तो इस पूरी ड्यूरेशन में आप सिविल मैटर्स में एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ओनली इन सिविल मैटर्स। ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एज विटनेस। तो जब सेशन चल रहा है और आपके पास नोटिस आ गया कि भाई आपको विटनेस की तरह आना है कोर्ट में, आप मना कर सकते हो। ठीक है। फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एज विटनेस। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है। तो जो एमपी हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, एंड फॉर दैट दे आर नॉट लायबल, दे आर नॉट लायबल इन एनी कोर्ट। बट देखो ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में काम करना होगा, जो रूल्स बनाए हैं उसकी लिमिट में आपको काम करना होता है। सो ये एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। ओके। तो ये तो हो गए इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। अब बात करते हैं कलेक्टिव। इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। तो भाई जो पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, डिबेट्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, आप उसको पब्लिश कर सकते हो एंड किसी और को प्रोहिबिट भी कर सकते हो। राइट टू रिस्ट्रेन पब्लिकेशन बाय अदर्स। ठीक है। ये आपका प्रिविलेज है। बट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट एक यहाँ पे सेफ गार्ड जो है समझ लो, या इसको रिलैक्स किया गया है कि इट रिस्टोर द फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट्स। ठीक है। विदाउट परमिशन। तो ट्रू रिपोर्ट्स आप पब्लिश कर सकते हो विदाउट द परमिशन, बट इन केस ऑफ सीक्रेट मीटिंग आप नहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ए सीक्रेट सिटिंग। ओके। द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम प्रोसीडिंग, ये भी इनके पास होता है। ठीक है। देन फॉर कंटेम्प्ट फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पार्लियामेंट पनिश कर सकती है, उनके पास ये पावर होती है। ठीक है। देन इन द हाउस, ठीक है, जो पार्लियामेंट का जो प्रेजेंट होगा उसमें किसी को भी आप बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकते हो, कोई लीगल प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना। ओके। इसके अलावा अगर किसी मेंबर को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, ओके, जेल में डाल दिया गया है, तो इमीडिएट इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, किसको, हाउस को देनी पड़ेगी। ओके। देन आप इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर सकते हो एंड उसके लिए किसी विटनेस को बुला भी सकते हो। तो ये सारे प्रिविलेजेस होते हैं पार्लियामेंट के पास, कलेक्टिव प्रिविलेजेस। ओके। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब देखो अगला टॉपिक है मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। बहुत सारे रोल हैं। एक तो आपके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, इलेक्टोरल पावर्स हैं, और भी बहुत सारी पावर्स हैं। तो देखो ये सारी पावर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको करना क्या है, लक्ष्मीकांत उठाओ और रिवाइज करो। इससे ये पूरा जो चैप्टर है ना आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, ये मैं नहीं करवा रहा हूं। अब हम आते हैं पोजीशन ऑफ राज्यसभा पे। भाई देखो राज्यसभा लोकसभा, तो ऐसे कौन से मैटर्स हैं जहां पे दोनों की पोजीशन बराबर है, ऐसे कौन से मैटर्स हैं जहां पे दोनों बराबर नहीं है, वो देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चंस आते हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो देखिए इक्वल पावर्स कहां पे है, जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं उनका इंट्रोडक्शन, उनको पास करना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सेम चीज हो गई। फाइनेंशियल बिल टाइप 2, टाइप 1 नहीं आएगा क्योंकि वहां तो केवल लोकसभा रहेगा, तो इसमें बराबर की पावर है। देन प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उस उनका इम्पीचमेंट बराबर पावर है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, वो तो सेम है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देखिए जो रिमूवल है ना उसमें हमें ये पता है कि जो राज्यसभा है वहीं पे इंट्रोड्यूस होगा, एंड जो लोकसभा है बाय सिंपल मेजोरिटी, ये हमने देखा था। ठीक है।
तो इलेक्शन में तो बराबर है, बट रिमूवल में थोड़ा सा एडवांटेज है। देन मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर वगैरह, तो वहां पे बराबर का आपके पास रोल है। देन ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना, जो इमरजेंसी है उनको अप्रूव करना, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम, क्योंकि आप दोनों हाउस से बिलोंग कर सकते हो। देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लाइक यूपीएससी, इनकी रिपोर्ट्स को कंसिडर करना, इनलार्जमेंट ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी, तो इन सब में बराबर की पावर्स हैं, इन सब में बराबर पावर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा को। अनइक्वल पावर्स कहां पे, देखिए मनी बिल हमने देखा था कि ऑलमोस्ट कोई पावर नहीं है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1, वहां पे भी कम पावर है, बिकॉज केवल लोकसभा में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जॉइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड कर रहा है, स्पीकर करते हैं, ठीक है। बजट आप केवल डिस्कस कर सकते हो, आप वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना है तो लोकसभा या प्रेसिडेंट। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि क्या लिखा हुआ है 75 में कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट राज्यसभा, नॉट पार्लियामेंट, ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो आप मिनिस्ट्री को हटा नहीं सकते हो। ओके, अब देखिए कहां पे इनके पास स्पेशल पावर्स हैं, आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। तो भाई क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये पावर राज्यसभा के पास है। देन आर्टिकल 249, तो जो राज्यसभा है वो इंपावर कर सकती है पार्लियामेंट को कि वो किसी स्टेट लिस्ट के आइटम पे लॉ बना दे। दिस इज आर्टिकल 249, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये स्पेशल पावर्स अवेलेबल है। तो अगर मैं समराइज करूं तो देखिए जो मनी मैटर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, वहां पे राज्यसभा को कम पावर्स दी गई हैं, ठीक है, बट इसके अलावा पावर सिमिलर है, इसके अलावा पावर सिमिलर है, भले ही ऑर्डिनरी बिल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, पर बराबर की पावर्स हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगला टॉपिक आता है द सोवेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो, आप सुप्रीम हो। हमने देखा था ये कॉन्सेप्ट कहां का है, ये कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन का, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। पार्लियामेंट कैन मेक, अमेंड, सब्स्टिट्यूट, रिपील एनी लॉ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी पावर्स पे। ओके, कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बाय द सेम प्रोसीजर एज ऑर्डिनरी लॉ, वहां पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा बिटवीन ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बिकॉज हर एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा, बिकॉज पार्लियामेंट सुप्रीम है। ओके, एंड क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो जो जुडिशरी है उसके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। आप पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बता सकते हो। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बट देखो इंडिया के केस में पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। तो अब ये देखते हैं कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट लिमिट द सोवेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। देखिए इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है ना, ये हमने देखा। तो कौन से फैक्टर्स हैं भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज लिखी हुई है कि पार्लियामेंट की क्या पावर होंगी, कौन से सब्जेक्ट है जहां पे आप लॉ बना सकते हो, कहां पे नहीं बना सकते हो। फेडरल सिस्टम है, सेंटर स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है। देन सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मींस जो जुडिशरी है वो पार्लियामेंट्री लॉ को भी चेक कर सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। देन फंडामेंटल राइट्स, तो आप इनको वायलेट नहीं कर सकते हो, ये लिमिटेशंस हैं आपकी पावर पे। तो हम देख सकते हैं कि इन केस ऑफ इंडिया देयर इज ए सिंथेसिस बिटवीन द सोवेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ओके, और विद दिस ये जो हमारा आज का चैप्टर है यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आसान सी चीजें हैं, बार बार रिवाइज करिए, दिक्कत नहीं आएगी। और
जो भी आपकी फीडबैक है आप हमें दे सकते हैं कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उनका भी आंसर दीजिएगा। और देखिए आप लाइक बहुत कम कर रहे हैं वीडियोस को, प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।